भावपूर्ण श्रोतागण में मैं सुशील यादव की तरफ से हार्दिक नमस्कार और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आज फिर मैं आप लोगों के समक्ष कालिक महाराज के इतिहास, कालिक महाराज की कथा भाग 19 लेकर उपस्थित हूं। आदरणीय श्रोतागण, आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके इस कथा को श्रद्धा और भक्तिपूर्वक पूरी कथा को श्रवण कीजिएगा और कथा को लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों के एक छोटी सी सहयोग से ये जो कालिक महाराज की जो दिव्य कथा है वो जन जन पहुंच सकता है और जो जितने कालिक महाराज के जो सेवक हैं, जो भक्तगण हैं, उन सभी के बीच में जब ये दिव्य कथा पहुंचती है तो मुझे लगता है कि सभी भक्तगण इस कथा का श्रवण करेंगे और इस कथा का श्रवण करने के बाद जो कालिक महाराज के जो असीम अनुकंपा है, महिमा है, उनका जो कृपा है, हम सभी भक्तगण को जरूर मिलेगा। अतः ये मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके जब ये कथा आपके पास पहुंचता है तो कथा को शेयर करना ना भूले। आपका छोटा सा जो सहयोग है वो मेरे लिए बहुत बड़ा सहयोग बन के आएगा और मैं इसी तरह आप लोगों के बीच में कालिक महाराज का जो दिव्य कथा है वो प्रस्तुत करता रहूंगा। जय कालिक महाराज, जय माता अपराशक्ति। अगले कथा में मैं आप लोगों को जो बताया था जी, माता अपराशक्ति और महाराजा राज राजेंद्र के बीच में जो संवाद हो रहा था, जो वार्तालाप हो रहा था, मैं इसे अगले भाग में आप लोगों को सुनाया था और उसी कथा से जुड़ा जो ज्योतिष महाराज और माता अपराशक्ति की गौना का कथा है, उसका जो बाकी अंश है, जहां माता अपराशक्ति अपने पिता ज्योतिष महाराज से जो वार्तालाप करती है कि हे पिताश्री, आखिर में ज्योतिष महाराज का क्या गलती है कि आज आप ज्योतिष महाराज को मृत्यु दंड की सजा सुनाए हैं और फांसी देने जा रहे हैं। इस बात पर माता अपराशक्ति अपने पिता से वार्तालाप कर रही थी, संवाद कर रही थी। तो दूसरी तरफ आपको क्या हो रहा था कि महाराजा के आदेश के अनुसार, महाराजा के निर्देशन के अनुसार, महाराज के जो राज्य में उस समय जो 12 से पलटन था, पलटन का मतलब सेना, जो 12 से जो सेना था महाराज के उस नगर में, उस सेना ने अर्थात ज्योतिष महाराज को फांसी देने से पहले आपको बहुत बड़ा सजा, घोर सजा देने के जो महाराज का निर्णय था उसका तैयारी कर रहा था। मतलब एक तरफ माता अपराशक्ति इधर अपने पिताजी से इस महाराज को निर्दोष होने का बात जो था वो साबित कर रही थी, तो दूसरी तरफ आपको महाराजा के आदेश के अनुसार पर जो वहां के सेनागण थे उस सजा की तैयारी कर रहे थे। अर्थात सजा की तैयारी इतना भयावह, इतना डरावना था कि शायद इस कथा को सुनने वाले हम भक्त जन को भी आत्मा जो है कांप जाएगी, आंखों से आंसू आने लगेगा, हम लोग भी रोने लगेंगे, ऐसा अवस्था था। मतलब महाराज ने ज्योतिष महाराज को फांसी तो देना चाहते थे ही, परंतु फांसी से पहले उनका जो हाल करना चाहता था वो बड़े ही पीड़ादायक था। महाराज ने अपने सैनिक के हाथों से 12 बोझा करछी, करछी तो आप समझते होंगे क्योंकि हम लोग मिथिला के लोग हैं, तो
करची के बारे में समझना सामान्य बात है। करची का मतलब जो हम लोग बांस कहते हैं ना, बांस जो हमारे खेत में उगता है, बांस होता है, उस बांस के हर एक पोर पर एक गिरा होता है और गिरा में से एक आपको डाल, जैसे अन्य वृक्ष में जो डाल होता है तो डाल निकलती है, जिसे बांस की करची कहा जाता है। तो 12 बोझा बांस के करची महाराज ने कटवा के सैनिकों के द्वारा अनवाया। इसके बाद आपको 12 बोरा नून भी वहां अनवाया था। इसके बाद 12 बोरा मिर्ची का धूल, जिसे हम लोग बुकनी कहते हैं, तो बुकनी भी मंगवाए थे। योजना ये था 12 बोझा जो करची में से एक बोझा करची निकालकर एक एक करची से ज्योतिष महाराज के तन के ऊपर वार किया जाए और उस पर एक बोरा नून खोलकर उस नून के तन पर छींटा मारा जाए। उस बुकनी में से एक बोरा बुकनी भी तन पर छींटा मारा जाए, अर्थात एक बोझा करची महाराज के तन पर तोड़ा जाए, उस पर एक बोरा नून छींटा जाए, उस पर एक बोरा बुकनी भी छींटा जाए। पुनः दूसरा बोझा करची निकालकर पुनः महाराज को, ज्योतिष महाराज को पीटा जाए। पुनः एक बोरा नून और एक बोरा जो मिर्ची का जो बुकनी होता है वो छींटा जाए। ऐसे एकदम पीड़ा और दुख देकर, अर्थात तरपा कर पहले ज्योतिष महाराज को पूरा बेहोश किया जाए। इसके बाद वो जब तक एक कबूल कर न ले कि मैं गलती किया हूं, मुझे नहीं करना चाहिए था, जब वो गलती कबूल कर ले तब उसे फांसी पर झुला दिया जाए। महाराज का यही योजना था। इसके लिए जो सैनिक थे वो सारे व्यवस्था, 12 बोझा करची वहां लेकर रख लिए, 12 बोरा नून ला के रख दिए, 12 बोरा मिर्ची का जो बुकनी है धूल वो भी वहां ला के रख दिए। इसके बाद 12 से पलटन सब तैनात हो गए महाराज के ऊपर वार करने के लिए। महाराज बताए थे इस दुष्ट को, इस गुस्ताख को, तो तुम 12 से जो सैनिक हो, एक एक यदि करची से मारोगे तो फांसी देने से पहले इसका प्राण निकल जाएगा। इसको इतना सताओ, इतना तरपाओ ताकि युग युगांतर तक लोग याद रखे कि महाराजा राज राजेंद्र के प्रतिष्ठा पर, उनके पुत्री के चरित्र पर कलंक लगाने वाले का सजाए क्या होता है। इसी आदेश को सैनिक लोग उधर पालन कर रहे थे। दूसरी तरफ देखिए तो ज्योतिष महाराज बड़े पीड़ा में थे, रो रहे थे, उनकी आंखों से अश्रु झर रहे थे। वो सोच रहे थे कि हे भगवान, हे दीनानाथ, हे प्रभु, हे दिनकर महाराज, आप मुझसे भला ये किस बैर का बदला ले रहे हैं, किस जन्म का बदला ले रहे हैं। हे दिनकर महाराज, आपके ही मर्जी से मैं राजपरोल से इस नगर में आया, आपके ही मर्जी से मैं यहां घोड़सार में नौकरी किया और आपके ही आदेश के आधार पर मैं उस कुर्सी पर बैठने गया। परंतु हे दिनकर महाराज, आपने मुझे एक किस मुसीबत में लाके फंसा दिया कि आज मेरे प्राण जाने वाला है। हे दिनकर महाराज,
हे प्रभु, कोई तो चमत्कार करो कि मेरा ये प्राण जो है वो बच जाए। रो रहे थे, आंख से आंसू टपक रहा था और मन ही मन दिनकर महाराज की प्रार्थना कर रहे थे। जब सैनिकों ने ज्योतिष महाराज को एक रस्सी से ऐसे उल्टा कर, इसे उल्टा बांध हम लोग कहते हैं, उल्टा कर जो बांधने लगे तो इतनी टाइट कर दिए, इतनी टाइट कर दिए कि मानो कि उस वक्त बाबा ज्योतिष महाराज का जो कलेजा है वो फटने लगा। इतना दर्द होने लगा कि दर्द सहन से बाहर था। ज्योतिष महाराज रो रहे थे और सैनिकों से ऐसे विनती कर रहे थे कि अरे सैनिक भैया, जरा ये मेरा बांध जो है उसे ढीला कर दो। मुझे लगता है कि एक पल में ही मेरा प्राण निकल जाएगा। मेरा जो कलेज है वो फटने लगा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। परंतु वहां जो सैनिक थे वो इतने निर्दयी हो गए थे, जो महाराज के आदेश के पालन करते करते इतने निर्दयी हो गए थे कि ज्योतिष महाराज के जो अनुनय विनय था, जो विनती था, वो जरा भी नहीं सुन रहे थे। महाराज रो रहे थे, आंख से आंसू टपक रहा था। हाथ में बांधा हुआ रस्सी के कारण लगता था कि ज्योतिष महाराज के प्राण उसी वक्त निकल जाएगा, परंतु विवश थे। क्या बोले, किससे गुहार करे, किसको बुलाए अपने मदद के लिए, अपने मददगार के लिए? कोई तो था नहीं, न अपना घर था, न अपना समाज था, न अपना नगर था, न अपना कोई हित और अपना कोई हितैषी था। कोई नहीं था। ज्योतिष महाराज अपने आप पर पछता रहा था, सोच रहा था कि मैंने बहुत भूल किया कि दिनकर महाराज के कहने पर यहां आ गया। मैंने बहुत भूल किया कि दिनकर महाराज के आदेश के आधार पर मैं इस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मन ही मन रो रहा था और दिनकर महाराज को फिर भी प्रार्थना कर रहे थे कि हे दिनकर महाराज, मेरे प्राण की रक्षा करें। तभी एक सैनिक तुरंत महाराज के आदेश के आधार पर वहां से उठा, कर्ची के बोझा खोले और एक कर्ची निकाले। दूसरे सैनिक नमक एक बोरा उठाए और बोरा खोले और आगे बढ़ गए। तीसरे सैनिक उस मिर्ची का जो धूल था उसका बोरा उठाया, उस बोरा को मुंह खोला, वो भी आगे बढ़ गया। और आगे जाके जैसे ही एक सैनिक ने ज्योतिष महाराज के ऊपर उस बांस को, कर्ची को उठाकर उनके तन पर वार करने के प्रयत्न कर ही रहे थे कि माता अपरासती वहीं जो अपने पिता से संवाद कर रहे थे, उनका नजर उस ओर पर गया और माता अपरासती तुरंत वहां से उठकर आगे बढ़ी और दूर से ही उन्होंने आवाज लगाई, रुक जाओ। जैसे ही राजकुमारी की आवाज उस सैनिक ने सुना, अपने डंडा वहीं रोक लिए। राजकुमारी हिम्मत जुटाकर बिना डर, बिना भय, निसंकोच उस जगह पर पहुंच गया जहां ज्योतिष महाराज को बांध कर, उल्टा बांध कर
रखा गया था। माता अप्रसती तुरंत जाकर वहां सैनिकों के हाथ में जो बांस के करची था वो छीन लिए और बड़े ही क्रोधित भाव से बोले, इसके आगे एक कदम भी यदि तुमने बढ़ाया तो इसी जगह तुम्हारा खाल उधेड़ दूंगी और ये नून और ये मिर्ची तुम्हारे खाल के अंदर घुसेड़ दूंगी। याद रहे, इसके आगे एक कदम यदि तुमने बढ़ाया तो ज्योतिष महाराज के तन पर तुम्हारे एक यदि करची बरसा तो तुम्हारे सर को तुम्हारे तन से जुदा कर दूंगी। ये एक राजकुमारी का ऐलान है। ऐसे सैनिक को थका। जैसे ही सैनिक ने राजकुमारी को यह ऐलान और ठास भरी आवाज सुनी तो सैनिक डर गए। तीनों सैनिक वहां से पीछे हट गए। उस राजसभा में उपस्थित सारे नगर के लोग देखते रह गए। सब डर गए, सबका मन घबरा गया। ये क्या हो रहा है? अब क्या होगा? अब तो समस्या उलझ गई। महाराज के जो निर्णय है, महाराज के जो घोषणा है, उसके विपक्ष में अब महाराज के पुत्र ही आ गए। अब महाराज उसे सजा देना चाहते हैं तो राजकुमारी उन्हें सजा से बचाना चाहती है। महाराज फांसी देना चाहते हैं तो राजकुमारी फांसी से उतारना चाहती है। अब क्या हो? अब तो महाराज के विरोध में महाराज के पुत्र ही गए। अब भला क्या हो सकता है? ऐसा क्यों हुआ? लोग सोचने लगे। महाराज भी कुछ पल अपनी पुत्री का जो कार्य कुशलता था उसे व्यग्र भाव से देखने लगे। महारानी तो मानो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। वो तो सिर्फ ये देख रही थी कि आखिर में मेरी पुत्री एक नौकर के लिए इतना हिम्मत क्यों कर रही है? एक नौकर के लिए ये कार्य क्यों कर रही है? जो नौकर मेरे पुत्री के चरित्र के ऊपर कलंक के काले पोत रहे हैं, काले पोत दिए हैं, उसी को बचाने के लिए आखिर में मेरी पुत्री ये कार्य क्यों कर रही है? महारानी सोचने लगी। उधर माता अप्रसती अर्थात राजकुमारी अप्रसती आगे बढ़ी और सबसे पहले जाकर ज्योतिष महाराज को जो उल्टा बांध बंधा गया था उस बांध को खोल दिए। आंखों के ऊपर जो काला पट्टी बांधा हुआ था उस पट्टी को खोल दिए। इसके बाद उसी जगह से पुनः महाराज से विनती की कि हे महाराज, आप तो महाराज है और महाराज के लिए सारी प्रजा उनके पुत्र और पुत्री के समान होता है। आपने इन घुड़सवार के जो नौकर है उसको इतनी भयावह, दर्दनाक, खौफनाक जो आप सजा देने जा रहे हैं, इसका पहले दोष तो साबित कर दीजिए कि ये दोषी है भी या नहीं। इनको दोषी करार पाए जाने से पहले आपने जो ये निर्णय किया है तो आपका भोले पिता से ऐसा निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए था।
इसने क्या गलती किया है, इसका दोष क्या है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इस नौकर ने हमारे राज्य में ना तो किसी को गाली गलौज किया है, नहीं तो आपके राज्य कोष से रुपये, हीरा, मोती, सोने, चांदी का चोरी किया है, नहीं आपके दरबार में किसी के साथ इसने बेतमीजी किया है, और नहीं ये आपके पुत्री मैं राजकुमारी अप्सरा सती के साथ आज तक नजर उठा के देखा है, नहीं कोई बेतमीजी किया है। तो फिर इतनी बड़ा खौफनाक दर्दनाक सजा इनके लिए क्यों? सिर्फ कुर्सी पर बैठ जाने का किसी प्रजा को इतना भयावह, इतना भयानक, इतना खौफनाक सजा मिले, क्या यही इस नगर का नियम है? यही इस नगर का बड़प्पन होगा पिताश्री? पहले आप पूछ तो लीजिए कि इसने कुर्सी पर बैठा है तो क्यों बैठा है, ये कौन है, ये कहां से आया है, इसका नाम क्या है, इसका घर कहां है, इसका माता पिता कौन है, और किसके कहने से इस कुर्सी पर आकर बैठा है। कम से कम इस बात को तो आप पता लगा लीजिए। इसके बाद यदि ये दोषी ठहरे तो इन्हें सजा दिया जाए, यदि दोषी नहीं ठहरे तो इन्हें माफ किया जाए। महाराज ने बताया कि हे पुत्री, मैं ऐसा कोई भी बात इससे नहीं पूछ सकता, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूं। मैंने इसे वचन दिया है आज से 12 वर्ष पहले कि जब तक चाहे मेरे राज्य में नौकरी कर सकता है, ये जब तक रहेगा तब तक तुम्हारे ही हाथ की खाना खाएगा, और ये जब तक यहां रहेगा मैं इसके अतीत के बारे में कभी कोई सवाल नहीं करूंगा। ये 3 शर्त पर इसने यहां नौकरी किया है, ये तीनों शर्त का मैं इन्हें कबूल किया हो, वचन दिया हो कि इस तीनों जो वचन है इससे कभी मैं पीछे नहीं हटूंगा। हे पुत्री, अतः मैं इसके अतीत के बारे में नहीं पूछ सकता। तब राजकुमारी ने कहा कि हे पिताश्री, वो कैसा वचन जिस वचन के कारण किसी का प्राण जा रहा हो, वो वचन कैसा होगा? शास्त्र कहता है कि यदि झूठ बोलने पर किसी प्राणी को प्राण बच रहा है तो झूठ नहीं होता। यदि आपके वचन भंग होने से इस घोड़सार के नौकर के यदि प्राण को रक्षा हो रहा है तो इसी वक्त आपको उस वचन से मुक्त होकर इसे पूछना चाहिए कि ये कौन है, कहां से आया है और कुर्सी पर क्यों बैठा। आप अभी, मैं इसी सभा में, जिस सभा में आपने वचन दिया है, मैं इसी सभा में आपसे और इस घोड़सार के नौकर के तरफ से मैं भरी सभा में मैं घोषणा करती हूं कि इसके प्राण रक्षा के हेतु आप अपने वचन से मुक्त है। अब तो आप पूछिए कि क्यों बैठा। हो सकता है पिताश्री कि इसे आपके विरोध में आपके ही किसी मंत्री ने, आपके ही किसी सैनिक ने, आपके ही नगर के किसी और व्यक्ति ने
हो सकता है कुर्सी पर बैठने के लिए इसे उकसाया हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी और ने आपके प्रतिष्ठा लेने के लिए, आपके इज्जत पर दाग लगाने के लिए किसने इसे उकसाया हो। या फिर कोई और भी कारण हो सकता है जिसके कारण ये बैठा हो। कुछ तो होगा जिसके कारण ये इस कुर्सी पर बैठा है। बिना कारण जाने हुए किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड सजाना, मृत्युदंड सजाए सुनाना उचित नहीं होगा। सारे नगर के लोग इस बात पर ताली बजा दिए कि नहीं नहीं, ये बात जो राजकुमारी अपरासती अभी बोली है, सत्य में ये बात एकदम सत्य है। बिना दोष साबित किए किसी को फांसी देना उचित नहीं होगा। सचमुच ये कौन है और क्यों बैठा कुर्सी पर जाकर, इस बात को तो इसे पूछना ही चाहिए था। वो वचन ही कैसा जो वचन किसी का प्राण ले ले। सारे नगर के लोग वहां उपस्थित जो जितने मंत्रीगण थे, सेनागण थे, नागरिकगण थे, समाज लोग थे, दरबार के लोग सब थे, सब इस बात से सहमत हो गए और सबने राजा से अनुरोध करने लगे कि महाराज, राजकुमारी अपरासती सत्य बोल रही है। आपको इस बात पर गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए और अपन वचन से मुक्त होकर इसे वो सारे सवाल पूछना चाहिए। राजकुमारी अपरासती आपसे अभी बताई है, वो बात सत्य है। महाराज को भी ये बात अच्छा लगा प्रस्ताव, और महाराज ने अपनी पुत्री राजकुमारी को धन्यवाद देते हुए बोले कि हे पुत्री, आज मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने मुझे पाप करने से बचा लिया। तुमने आज मुझे वो रास्ता दिखाया जो मुझे पाप करने से बचाता है। तुमने सत्य ही कहा है। मुझे अपने वचन से मुक्त होकर इसका सच्चाई जान लेना चाहिए। यदि दोषी हो तो इसे सजाए देना चाहिए, और यदि वो निर्दोष हो सजाए से मुक्त कर देना चाहिए। आज अपने सैनिकों का आदेश किया कि तुरंत इस नौकर को मेरे करीब लाया जाए। दो सैनिक ने ज्योतिष महाराज को दोनों तरफ से दोनों हाथ पकड़कर फांसी के तख्ते से नीचे उतारकर महाराज के सामने पेश कर दिए। तब महाराज बोले कि हे युवक, आज मैं तुम्हारे प्राण रक्षा हेतु अपने वचन को तोड़ रहा हूं और तुमसे प्रश्न कर रहा हूं। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा घर कहां है? तुम कहां से आए हो? तुम्हारा माता पिता का नाम क्या है? और तुम आज हमारे इस राजसभा में जो मैंने अपने जमाता के लिए जो कुर्सी, जो दरबार सजा के रखा हुआ था, उस पर बैठने का दुस्साहस क्यों किया? इसके जवाब दो। यदि तुम सही सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हारे प्राण को रक्षा करने का वचन देता हूं, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ऐसे महाराजा राज राजेंद्र ने ज्योतिष महाराज से बोले। इससे आगे कथा मैं आप लोगों के बीच में अगले भाग में सुनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।